बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन व सामीन, आप सुन रहे हैं देवता। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। तलबा बनकर यूनियन में रहने वाले गुंडों को खुली अदालत में सजाएं दी जाएं और तुम्हारे बाप की करोड़ों की दौलत और जायदाद हुकूमत की तहवील में दे दी जाए। अगर इस अर्जी पर अमल करने में एक दिन की भी ताखीर होगी तो वो मुतल्लका अहदेदारों का आखिरी दिन होगा। राजा अकबर ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, मैं अभी जाता हूँ। सुबह से पहले वो फहरिस्त और वो अर्जी मुतल्लका अफराद तक पहुँचा दूंगा। वो वहाँ से भागता हुआ चला गया। मैंने सूबाई सेक्रेटरी के पास आकर कहा, यहाँ जो कुछ हुआ उसे आपने देखा है और अच्छी तरह समझा है। क्या मज़ीद समझाने के लिए आपके साथ और आपकी औलाद के साथ भी यही सलूक करना होगा? नहीं फरहाद साहब, मेरी आंखें खुल गई हैं। आइंदा मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा, ना किसी को अपने साए में गलत काम करने दूंगा और रिश्वत के लेन देन पर हमेशा के लिए लानत भेज दूंगा। मैं आपको आज़ाद करता हूँ। फ़ोन करके यहाँ अपनी गाड़ी मंगवाएं, फिर शकीला और इमरान को उनके वालिदैन के पास पहुँचाते जाएं। वो खुश होकर फ़ोन के पास चला गया। शकीला ने कहा, फरहाद साहब, हमने आपको देखा नहीं है, फरिश्तों के मुतल्लिक भी सुना है, देखा नहीं है। हो सके तो कभी अपनी सूरत दिखा दें। सारी उम्र ये फ़ख्र रहेगा कि हमने अपनी आंखों से फरिश्ते को देखा है। मैंने कहा, मेरे बच्चों, तुम सब मासूम फरिश्ते हो। तुम्हारे वालिदैन का झूठ, फ्रॉड और रिश्वतखोरी तुम्हें जवान होकर फरिश्ता नहीं रहने देती। इमरान ने कहा, आप दुरुस्त फरमाते हैं। आज से हमारे वालिदैन और बुज़ुर्ग नाजायज़ कमाई का एक पैसा भी घर लाएंगे तो हम उस घर की रोटी नहीं खाएंगे। वो तीनों वहाँ से चले गए। मैंने शाहीना से कहा, मैं आ रहा हूँ मगर तुम मुझे पहचान नहीं सकोगी। मेरी पहचान ये है कि मैं सफ़ेद सूट में हूँ। तुम्हारे सामने आते ही अपना सर खुजाऊंगा और तुम्हारे दिमाग में बोलूँगा, लेकिन याद रखो, मेरी आमद को राज में रखना। ये बात घर से बाहर ना पहुँचे वरना दुश्मन सर पर आ पहुँचेंगे। वो ताज्जुब से बोली, दुश्मन तो जहन्नम में चला गया, क्या अभी और कोई रह गया है? मेरी बहना, तुम बहुत भोली हो। मैं तुम्हें समझा नहीं पाऊंगा कि राजा सफदर अली के पीछे कितने खतरनाक यहूदी दुश्मन छुपे हुए हैं। आइंदा राजा सफदर की जगह कोई दूसरा एजेंट होगा और यहूदी तंजीम के अफराद ये नहीं चाहेंगे कि मैं पाकिस्तान में रहकर उनके मुफादात को नुकसान पहुंचाऊं। इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए आ रहा हूं, फिर यहाँ से वापस चला जाऊंगा। मैं थोड़ी देर बाद कोठी के अंदर गया। शाहीना के सामने आकर सर को खुजाया और सोच के जरिए कहा, मैं हूँ तुम्हारा भाईजान। वो दौड़कर मुझसे लिपट गई, फिर धाड़ें मार मार कर रोने लगी। बेवा हो जाने वाली को रोने के लिए, दिल की भड़ास निकालने के लिए बाप या भाई का सीना मिलता है, जहाँ वो दिल खोलकर आंसू बहाती है। मैंने उसे खूब रोने दिया। अपने भांजों और भांजियों को प्यार किया। उन्हें सदमा ज़रूर था, लेकिन मेरे आने की खुशी भी थी और ये इत्मीनान भी था कि आइंदा फैक्ट्री हासिल करने के लिए कोई दुश्मन उन्हें कत्ल करने की धमकी नहीं देगा। अब वो दहशतज़दा नहीं रहेंगे। मेरी हिदायत के मुताबिक पारस न्यूयॉर्क से पेरिस आ गया था। हमने हालात के पेश नज़र पारस, अली तैमूर और सोनिया सानी की शख्सियात बदल दी थीं। उनकी आवाज़ और लहजा तब्दील कर दिया गया था और उनकी यादाश्त से पिछली ज़िंदगी भुला दी गई थी, ताकि दुश्मन टेलीपैथी जानने वाले उनके चोर ख्यालात पढ़कर भी उनकी असलियत मालूम ना कर सकें। सानी और अली अभी शिकागो में थे। पारस न्यूयॉर्क में तन्हा था, इसलिए मैंने उसे पेरिस बुलाया था। सोनिया उससे मिलना चाहती थी, लेकिन अचानक मुझे पाकिस्तान जाना पड़ा और सोनिया इटली के शहर रोम में ठहर गई ताकि यहूदी तंजीम वालों को फिर एक अच्छा सबक सिखा सके। ऐसे वक्त पारस पेरिस पहुंचा तो सलमान फिर उस पर अमल करके उसकी यादाश्त वापस ले आया। फिर उससे कहा, पाकिस्तान में तुम्हारे फुफ्फा को कत्ल कर दिया गया, तुम्हारे पापा वहाँ मौजूद हैं, तुम्हें भी वहाँ जाना चाहिए। पापा कातिल को नहीं छोड़ेंगे। क्या वहाँ और भी मसाइल हैं? हाँ, यहूदी तंजीम के लोग तुम्हारी फूफी और भाई बहनों के खिलाफ ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ये कि उस तंजीम को पाकिस्तान की ज़मीन से हमेशा के लिए उखाड़ फेंकना है, इसलिए तुम्हें जाना चाहिए। मामा कहाँ हैं? सलमान ने बताया कि सोनिया इटली में यहूदी तंजीम के सरबराह को ठिकाने लगाने वाली है। पारस ने कहा, मैं पहले मामा के पास जाऊंगा, फिर हम माँ बेटे पाकिस्तान जाएंगे। वो न्यूयॉर्क से एक पाकिस्तानी रईसज़ादे हैदर अली के बहरूप में आया था। पासपोर्ट और शनाख्ती कागजात के ज़रिए भी एक पाकिस्तानी मुसलमान साबित होता था। वो इटली के शहर रोम जाने के लिए एयरपोर्ट आया। उसे फ्रैंकफर्ट से आने वाले तैयारे में एक सीट मिल गई। इसे मुकद्दर की तरफ से पेश किया जाने वाला
खूबसूरत तसादुम कहना चाहिए। फ्रैंकफर्ट जर्मनी से आने वाले तैयारे में सरगई अल्पा मौजूद थी। पहले तो ये तय किया गया था कि अल्पा के लिए इसराइल से खुसूसी तैयारा भेजा जाएगा, लेकिन फिर यहूदी अकाबरीन ने दानिशमंदी से सोचा कि अल्पा को जर्मनी से इसराइल पहुंचाने का खुसूसी इंतज़ाम किया जाएगा तो दुश्मनों को शुबा होगा कि एक नौजवान लड़की की ऐसी क्या अहमियत है कि उसे वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। इस तरह यह भेद खुल सकता था कि अल्पा को एक अजनबी लड़की के रूप में इसराइल पहुंचाया जा रहा है। आखिर ये तय पाया कि अल्पा को बेशुमार मुहावज़ों के दरमियान एक आम मुसाफिर तैयारे में सफ़र करना चाहिए। उसके मुहावज़ों में 6 निहायत ज़हीन और हाजिर दिमाग अफराद होंगे, 6 ख़तरनाक फ़ाइटर और 6 जासूसों के अलावा 2 निहायत ही तेज़ तरार उम्र रसीदा औरतें होंगी जो लोगों को उनकी आंखों, उनके चेहरों और उनकी बातों से पहचान लिया करती हैं। इस प्रोग्राम के मुताबिक अल्पा के साथ मज़ीद 20 अदद सीटें तैयारे में रिज़र्व कराई गई थीं। बराह रास्त इसराइल जाने वाले तैयारे में इतनी ज़्यादा सीटें ना मिल सकीं। पेरिस, रोम, एथेंस, अंकारा से गुजरने वाले तैयारे में सीटें मिलने पर वो पेरिस आई थी, लेकिन वो तैयारे से बाहर नहीं निकली थी। 1 घंटे बाद तैयारा रवाना होने वाला था। उस 1 घंटे में उसे यूं लग रहा था जैसे पारस उसे इस शहर में छुपकर देख रहा है। वो उसे हर मुमकिन तरीके से नज़रअंदाज कर रही थी, फिर भी वो हवास पर छाया जा रहा था। दूसरे मुसाफिर सवार हो रहे थे। सीटों के दरमियान रास्ते से मुसाफिर दस्ती सामान उठाए रुक रुक कर गुजरे जा रहे थे, क्योंकि अक्सर ने भारी सामान उठाया था। फिर अपनी सीट पर बैठने से पहले सामान संभाल कर रखने वाले देर करते थे। पीछे वालों को आगे बढ़ने के लिए इंतज़ार करना पड़ता था। पारस भी आगे बढ़ने के इंतज़ार में खड़ा हुआ था कि बाएं तरफ की सीट पर बैठी हुई लड़की को देखकर चौंक गया। वो अल्पा थी, मगर पहले वाली सूरत शक्ल में नहीं थी। ब्रेन ऑपरेशन के बाद उसे दूसरा रूप दिया गया था। वो अपने पास बैठी हुई अधेड़ उम्र औरत से बातें कर रही थी। उसकी आवाज़ और लहजा भी बदला हुआ था। कोई उसे अल्पा की हैसियत से कभी पहचान नहीं सकता था, लेकिन जहरीली हिस्स ने उस बदन की मखसूस महक को पहचान लिया जिससे उसकी शनासाई रह चुकी थी। पारस की इस खासियत से मरीना भी घबराया करती थी। लाख भेस बदलने के बावजूद वो जहरीला उसकी महक से उसे पहचान लिया करता था। पारस ने गौर से अल्पा को देखा। देखने में वो किसी पहलू से अल्पा नहीं लग रही थी। किसी और निशानी से उसे पहचाना जाता तो गलती हो जाती, लेकिन हर इंसान के जिस्म की कुदरती बू एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। शिकारी कुत्ते ऐसी ही बू से मखसूस मुजरिमों तक पहुंचते हैं और कभी धोखा नहीं खाते। उन्होंने ऑपरेशन के ज़रिए और प्लास्टिक सर्जरी के ज़रिए अल्पा को सर से पांव तक बदल डाला था, लेकिन उसकी वो कुदरती बू तब्दील नहीं कर सकते थे जिसे पारस लाखों में पहचान सकता था। मुसाफिर आगे बढ़ रहे थे। पारस को भी आगे जाना पड़ा। उसकी सीट अल्पा से बहुत दूर थी। वो सीट पर बैठकर सोचने लगा, मैं धोखा नहीं खा सकता। वो हसीना कोई और नहीं अल्पा है और वो तन्हा नहीं है। एक ख्याल आया कि वो मास्क मैन के आदमियों के साथ है। फिर ख्याल आया, ये तैयारा इसराइल जा रहा है। क्या वो अपने मुल्क और अपनी कौम में वापस जा रही है? क्या उसने मास्क मैन से निजात हासिल कर ली है, या मास्क मैन के ही किसी मिशन पर किसी मुल्क में जा रही है? ऐसे बहुत से सवालात थे जो जवाब तलब थे। फिर वो पास बैठी हुई खातून से गुफ्तगू कर रही थी। गुफ्तगू का अंदाज बता रहा था कि आपस में शनासाई है। वो तन्हा सफ़र नहीं कर रही है। उसके शनासाओं को और उसके मौजूदा हालात को समझे बगैर उसे मुखातिब करना मुनासिब ना था। पारस ने सोचा, हो सकता है जोजो की तरह उसकी भी पिछली ज़िंदगी भुला दी गई हो। ऐसा होगा तो वो मुझे मेरे नाम से पहचान नहीं सकेगी, और चेहरा तो पहले ही बदला हुआ है। मैं उसका सूरत आशना भी नहीं हूँ। तैयारे ने अपने वक्त पर परवाज़ की। शहर रोम तक 1.5 घंटे का सफ़र था। उस 1.5 घंटे में अल्पा को आगे जाने से रोकना था या खुद उसके ताकुब में आगे जाना था। थोड़ी देर बाद सलमान ने मुखातिब किया। कोड वर्ड्स अदा करने के बाद कहा, मैंने सिस्टर को बता दिया है कि तुम इस फ्लाइट से आ रहे हो। वो तुम्हें रिसीव करने एयरपोर्ट आएंगी। वो बोला, अंकल मैं बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था। यहाँ एक नया इंकशाफ हुआ है। इस तैयारे में अल्पा मौजूद है। वो बताने लगा कि उसने किस तरह अल्पा को पहचाना है, वरना वो बिल्कुल बदल गई थी। अब ये मालूम करना है कि उसके साथ कौन है और वो कहाँ जा रही है। इस मकसद के लिए पारस ने एक एयर होस्टेस को मुखातिब किया। उससे पीने का पानी तलब किया। वो मुस्कुराकर बोली, अभी लाती हूँ। सलमान एयर होस्टेस के दिमाग में पहुँच गया। पारस ने बताया था कि अल्पा ने ब्लैक स्कर्ट और सुर्ख ब्लाउज पहना हुआ है। सलमान ने एयर होस्टेस को उसके पास पहुँचाया।
होस्टेस ने अल्पा के पास बैठी हुई खातून से मुस्कुरा कर पूछा, किसी चीज़ की ज़रूरत है? खातून ने कहा, नो थैंक्स। सलमान ने उसके लहजे को नोट कर लिया। फ़ौरन ही उसके दिमाग में जाना मुनासिब ना था। वो सोच की लहरों को महसूस करके सांस रोक लेती तो उन्हें खतरे का एहसास हो जाता। उसी वक्त पीछे बैठे हुए शख्स ने कहा, प्लीज़ एक डबल पैग मिलेगा। होस्टेस हुक्म की तामील के लिए चली गई। डबल पैग की फरमाइश करने वाला शराब पीता था, योगा का माहिर नहीं हो सकता था। सलमान बेखटके उसके अंदर पहुंच गया। उसका ख्याल था पीछे बैठने वाला गैर मुतल्लिक शख्स होगा, उसके अंदर रहकर अल्पा और खातून की बातें सुनी जा सकेंगी। लेकिन पता चला कि वो इसराइली जासूस है। अल्पा की निगरानी और हिफाजत करने वाली टीम के 20 अफराद तैयारे में मौजूद थे, उनमें से एक वो जासूस था। सलमान ने उसकी सोच में कहा, अल्पा की हिफाजत के लिए योगा के माहिरीन को ज़रूर मौजूद रहना चाहिए। उसकी अपनी सोच ने कहा, सिर्फ 2 खतरनाक फाइटर योगा के माहिर हैं, उनमें से एक मेरे साथ बैठा हुआ है, दूसरा अल्पा की अगली कितार की एक सीट में है। सलमान थोड़ी देर तक उसके ख्यालात पढ़ता रहा, फिर पारस के पास आकर बोला, वो तिलबीब जा रही है, मास्क मैन को धोखा देकर आई है। इस तैयारे में उसके 20 मुहाफिज हैं। उसके करीब बैठी हुई 2 औरतें कियाफा शनास और शातिर हैं, सामने वाले को चश्मे ज़दन में ताड़ लेती हैं। पारस ने कहा, बड़ी ज़बरदस्त निगरानी में ले जा रहे हैं, लेकिन इसे जाना नहीं चाहिए। सलमान ने पूछा, क्या उनसे टकराना चाहते हो? टकराना ज़रूरी नहीं, आप पायलट और फ्लाइट इंजीनियर के दिमागों में जगह बनाएं। शहर रोम पहुंचते ही उनके ज़रिए तैयारे में फ़नी खराबियां पैदा कर दें। क्या फ़र्क पड़ेगा, वो दूसरे तैयारे से चली जाएगी। दूसरे तैयारों में इतनी आसानी से सीटें नहीं मिलेंगी, जितनी देर में मिलेंगी उतनी देर में मज़ीद उलझनें उसके सफ़र में पैदा कर दी जाएंगी। आप मामा से भी मशवरा कर लें। उसने सोनिया के पास आकर अल्पा के मुतल्लिक बताया। वो बोली, इसराइल में पहले ही 4 टेलीपैथी जानने वाले हैं। जे मॉर्गन और अमेरिका से आए हुए मज़ीद 3 ख्यालख्वानी करने वालों को ब्रेन ऑपरेशन के ज़रिए उन्होंने अपना वफादार बना लिया है। इस तादाद में इजाफा करने के लिए अल्पा को नहीं जाना चाहिए। अगर वो जाएगी तो तुम्हारी मामूला और ताबेदार बनकर वहाँ रहेगी। सिस्टर, वो इतने सख्त पहरे में है कि उस पर तनवीमी अमल करना मुमकिन नहीं। अमल से पहले उसे आसाबी कमज़ोरी में मुब्तला करना होगा, और इसका तो कोई चांस ही नहीं है। उसके खाने और पीने की हर चीज़ अच्छी तरह चेक की जाती है। तुम उसकी फ़िक्र ना करो, हम तुम्हें अमल करने का मौका देंगे। तुम इस तैयारे को रोम से आगे ना जाने देना। वो फिर एयर होस्टेस के पास आया और उसके ज़रिए पायलट वगैरह के अंदर जगह बनाने लगा। अल्पा हिफाजती इंतज़ामात से मुतमईन थी। सीट की पुश्त से टेक लगाए, आंखें बंद किए, मास्क मैन के अंदर पहुंची हुई थी। अब वो उसका मामूल था, उसकी सोच की लहरों को महसूस नहीं करता था। उसके ख्यालात बता रहे थे कि जर्मनी में डमी अल्पा के साथ जाने वाली टीम के तमाम जासूस अपनी टीम लीडर के साथ मारे गए हैं। 2 जासूस औरतें मास्क मैन से राबता करती रही थीं। तीसरी डमी समझी जाने वाली अल्पा उनके हाथ से निकल गई थी। पहले मास्क मैन वगैरह यही सोचते रहे कि डमी ने दगा की है, फिर रफ्ता रफ्ता भेद खुल गया। उन्होंने मास्क मैन से कहा कि अपनी दुल्हन को चेक करे और दुल्हन अल्पा से फरमाइश की जाए कि वो ख्यालख्वानी के ज़रिए गुम हो जाने वाली अल्पा का सुराग लगाए। लेकिन मास्क मैन के पास दुल्हन बनकर आने वाली ख्यालख्वानी ना कर सकी। डमी को हिरासत में ले लिया गया। उस पर तशद्दुद किया गया कि उसने धोखा क्यों दिया। वो अल्पा के तनवीमी अमल के मुताबिक खुद को सरगई ऑन्ड्रोव समझ रही थी। 1000 तशद्दुद के बावजूद खुद को सरगई ऑन्ड्रोव कह रही थी। कस्में खा रही थी कि वो किसी को धोखा नहीं दे रही है। उस बेचारी को टॉर्चर सेल में पहुंचा दिया गया था। फौजी अफसर उसे मजीद अजियतें पहुंचाने वाले थे। वो अजियतें बर्दाश्त करते करते मर जाती तो उनका कुछ ना जाता। जाने वाली अल्पा तो चली ही गई थी। अल्पा ने सोच के ज़रिए फौजी अफसर से कहा, खसियानी बिल्ली खंबा नोचती है। मैं तुम्हारे हाथ से निकल गई, मुझे कभी वापस हासिल नहीं कर सकोगे, इसलिए गुस्सा इस बेचारी पर उतार रहे हो। अफसर ने कहा, हमें धोखा देकर जाते हुए शर्म नहीं आई? यहाँ तुम्हें शहजादी बनाकर रखा गया था, सब ने तुम्हें सर पर बिठाया था। तुमने हमारी मोहब्बत का सिला अदावत से दिया है। उल्टा चोर को तवाल को डांटे। एक तो मुझे इसराइल से अगवा किया, ब्रेन ऑपरेशन के ज़रिए मेरी पिछली ज़िंदगी भुला दी गई। मुझे धोखा देकर मुझसे झूठी मोहब्बत की जाती रही। अपने बड़ों से यह कह दो कि मैं अपनी असलियत जान चुकी हूँ। मेरा नाम सरगई नहीं अल्पा है, और मैं यहूदी हूँ और अब अपनी कौम में पहुँच गई हूँ। अफसर उन बातों के दौरान फ़ोन के ज़रिए आला हुक्काम और दूसरे अहम ओहदेदारान को बता रहा था कि अल्पा ख्याल ख्वानी के ज़रिए राबिता कर रही है। वो बोली, अपने बड़ों से कह दो कि अभी मैंने कोई दुश्मनी नहीं की, सिर्फ ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ी हैं।
तुम लोग चाहो तो अब भी मुझे दोस्त बनाए रख कर मेरी दुश्मनी से महफूज रह सकते हो। बहुत खूब, तुम एक ही फिक्रे में दोस्ती भी कर रही हो और दुश्मनी के लिए चैलेंज भी। ये चैलेंज अभी पूरा करूंगी। अगर 10 मिनट के अंदर मेरी डमी को रिहा ना किया, तुम्हें उससे हमदर्दी क्यों है? ये मेरी आज़ादी का जरिया बन गई थी। मैं इसकी आज़ादी के लिए तुम लोगों के खिलाफ कुछ भी कर सकती हूँ। उस टॉर्चर सेल में दूसरे अफसरान पहुंच रहे थे। मास्क मैन भी आ गया था। वो नागवारी से बोला, मैं तुम्हें शरीक हयात बनाना चाहता था, मगर तुमने अपनी जगह इसे मेरी दुल्हन बना दिया। यह डमी मेरे खिलाफ तुम्हारी साजिश में शरीक रही है। हरगिज़ नहीं, ये बेचारी मासूम है, बेगुनाह है। इसने मुझे यहाँ से भगाने के सिलसिले में दानिस्ता कोई रोल अदा नहीं किया। अब 8 मिनट रह गए हैं। अगर इसे रिहा करके आज़ाद दुनिया में ना भेजा गया तो मैं इन तमाम आला ओहदेदारान के दिमागों में जलजले पैदा करूंगी जो योगा के माहिर नहीं हैं। मास्क मैन सोच में पड़ गया। दूसरे लफ्ज़ों में अल्पा ने उसे सोचने पर मजबूर किया। एक डमी के लिए तमाम आला ओहदेदारान को दिमागी अज़ियतों में मुब्तला किया जा सकता है। बेहतर है कि इस डमी को रिहा कर दिया जाए। ये हमारे किसी काम की नहीं है। उसने हुक्म दिया, इसे रिहा कर दो और किसी पहली फ्लाइट से मुल्क बदर कर दो। अल्पा ने डमी के दिमाग में आकर पूछा, तुम खुश हो? वो बोली, मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी। तुम्हें यूरोप के किसी मुल्क में छोड़ दिया जाएगा। तुम चाहो तो मेरे मुल्क में मेरे साथ रह सकती हो। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी और नहीं हो सकती कि मेरी ज़िंदगी तुम्हारी खिदमत करते हुए गुजरे। तुम खिदमतगार नहीं, मेरी सहेली बनकर रहोगी। फ्रैंकफर्ट पहुंचते ही इस्राएली सिफारत खाने जाकर सफ़ीर साहब से मुलाकात करो। वो तुम्हें मेरे पास तिल अबीब पहुंचा देंगे। उसने जर्मनी में इस्राएली सफ़ीर के पास आकर सोच के ज़रिए कहा, मेरी एक हमशक्ल लड़की आपके पास पहुंचने वाली है। उसका नाम सरगई ऑन्ड्रोव है। आप उसे भी तिल अबीब पहुंचाने का बंदोबस्त करें। वो आइंदा हमारे बहुत काम आएगी। वो दिमागी तौर पर तैयारे में हाजिर हो गई। वो रोम पहुंच गई थी। तैयारा रनवे पर उतर रहा था। सलमान ने आकर पारस से कहा, तुम्हारी मामा ने जीन्स और सुर्ख जैकेट पहनी है। कोड वर्ड्स ये हैं, देर से मिले मगर खूब मिले। पारस ने पूछा, अल्पा के इस्तकबाल के लिए उनकी यहूदी तंजीम के अहम अफराद ज़रूर होंगे। हाँ, उस तंजीम का गॉडफादर भी आया हुआ है। क्या आप उसके ख्यालात पढ़ सकते हैं? उसके पर्सनल सेक्रेटरी के दिमाग में जगह मिल गई है। जब से पाकिस्तान में तुम्हारे फुफ्फा का कत्ल हुआ है, यहाँ का गॉडफादर मोहतात रहता है। किसी से अपनी असली आवाज़ और लहजे में गुफ्तगू नहीं करता, लेकिन अब वो ज़्यादा मोहतात नहीं है। उसे पता चल गया है कि तुम्हारे पापा पाकिस्तान में मसरूफ़ हैं। यहाँ तुम्हारे पापा से कोई ख़तरा नहीं रहा, इसलिए वो अल्पा के शायान शान इस्तकबाल के लिए खुद एयरपोर्ट पर आया है। गॉडफादर सख्त हिफाजती इंतजामात के साथ VIP लाउंज में आया था। उसके फरिश्तों को भी ये इल्म नहीं था कि सोनिया उसकी ताक में है। उसे ये भी अभी तक मालूम नहीं हुआ था कि उसका एक वफादार एंटनी पाउलिया सोनिया के काबू में है। वो समझ रहा था एंटनी पाकिस्तान गया है। वहाँ पहुंचकर मौजूदा हालात पर काबू पाकर रिपोर्ट अरसाल करेगा। सलमान को मैं अपने साथ मसरूफ़ रखना चाहता था, इसलिए जो सोनिया के पास आई और उससे हिदायत हासिल करती रही। इसके बाद वो पर्सनल सेक्रेटरी के पास आ गई और मौके का इंतज़ार करने लगी। गॉडफादर ने जिस वेटर को कॉफ़ी का ऑर्डर दिया था, उस वेटर को काबू में कर लिया। सोनिया को बताया कि गॉडफादर के लिए कॉफ़ी जा रही है। सोनिया की एक उंगली में हमेशा मखसूस अंगूठी रहा करती थी, जिसमें आसाबी कमज़ोरी की दवा होती थी। उसने वेटर के पास आकर कॉफ़ी में थोड़ी सी दवा मिला दी। वेटर के दिमाग पर जो छाई हुई थी, इसलिए वो कुछ समझ ना सका। उसने कॉफ़ी ले जाकर गॉडफादर के सामने रख दी। वो यूं भी सांस रोकने का आदी ना था। जो उसके अंदर पहुंच सकती थी, लेकिन वो अपने असल लहजे में नहीं बोलता था। ये एक तदबीर की गई कि शायद आसाबी कमज़ोरी से परेशान होकर वो असली आवाज़ में बोलने लगे। ये तदबीर कामयाब हो गई। वो कमज़ोरी महसूस करते ही खौफ ज़दा हो गया। बेख्तियार अपनी आवाज़ और लहजे में बोला, मैं ख़तरा महसूस कर रहा हूँ, मुझे फ़ौरन अपनी गाड़ी तक ले चलो। जो उसके अंदर रहकर कमज़ोरी को कम करने और उसमें कुव्वत बर्दाश्त पैदा करने की कोशिश कर रही थी। उसने अपनी गाड़ी के पास पहुंचकर सेक्रेटरी से कहा, थैंक्स गॉड, अब मैं ठीक हूँ, परेशानी की बात नहीं है। तुम मेरी कोठी में जाओ, मैं मिस अल्पा से तन्हाई में बातें करूँगा, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। वो हुक्म का बंदा चला गया। सोनिया गॉडफादर के पास आ गई। जो ने कहा, गॉडफादर, ये तुम्हारी मौत है सोनिया। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो इसे अपनी पर्सनल सेक्रेटरी जाहिर करो। कोई चालाकी दिखाना चाहोगे तो दूसरे ही लम्हे में तुम्हारी सांस रुक जाएगी। गॉडफादर बेबसी से सोनिया को देख रहा था। ये सोच भी नहीं सकता था कि फरहाद को पाकिस्तान में मसरूफ़ रखेगा तो सोनिया उसकी मौत बनकर आ जाएगी। सोनिया ने पर्स में से एक शीशी निकालकर
उसे देते हुए कहा, इसमें से 2 घूंट पी लो, तवानाई बहाल हो जाएगी, अभी तुम बीमार लग रहे हो। जोजो ने उसे मजबूर किया तो उसने मशरूब के 2 घूंट हलक से उतार लिए। अनाउंसमेंट करने वाले की आवाज़ स्पीकर से आ रही थी। वो कह रहा था, फ्रैंकफर्ट और पेरिस से आने वाले वो मुसाफिर जो अपना सफ़र जारी रखना चाहते हैं, उनसे गुजारिश है कि तैयारे से उतरकर लाउंज में चले जाएं। ये तैयारा चंद टेक्निकल वजूहात की बिना पर परवाज़ के काबिल नहीं रहा है। जल्दी आपको मुतबादिल तैयारा फराहम किया जाएगा। इस जहमत के लिए हम माजरत खां हैं। अल्पा को इतला दी गई थी कि यहूदी तंजीम का गॉडफादर उससे मुलाकात के लिए आ रहा है, लेकिन वो तैयारे से उतरकर नहीं जाना चाहती थी। ये अनाउंसमेंट सुनकर उसे तैयारे से बाहर आना ही पड़ा। वो मुहावजों के दरमियान चलती हुई VIP लाउंज में आई। सोनिया की शख्सियत में बला की कशिश थी। अल्पा ने उसे तारीफी नज़रों से देखा। पहले उसका तारुफ गॉडफादर से कराया गया, फिर गॉडफादर ने सोनिया का तारुफ कराया। ये मेरी पर्सनल सेक्रेटरी है। सोनिया ने अपना नाम बताते हुए अल्पा से मुसाफहा किया। ये अच्छा मौका था। वो मुसाफहा करते हुए अपनी अंगूठी के जरिए दवा इंजेक्ट कर सकती थी। अल्पा को दिमागी कमज़ोरी में मुब्तला करके जोजो को उसके अंदर पहुंचा सकती थी, लेकिन वो अचानक कमज़ोरी में मुब्तला होती तो उसके मुहावजों को ख़तरे का इल्म हो जाता। वो अल्पा को हमसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश करते, नाकामी होती तो मार डालते ताकि वो हमारे काम ना आए। जितने टेलीपैथी जानने वाले मशीन के ज़रिए पैदा हुए थे, वो इसी तरह कुत्ते बिल्लियों की तरह मरते रहे थे, कभी दुश्मनों के हाथों से, कभी अपने ही पैदा करने वालों की खुदगर्जियों से। वैसे जब तक जिंदा रहते थे उन्हें अल्पा की तरह सर पर बिठाया जाता था। वो सोनिया से मुसाफहा करते हुए बोली, तुम्हारी शख्सियत में अजीब सी कशिश है। मर्द हजरात तो देखते ही दिल हार जाते होंगे। सोनिया ने कहा, मैं तो तुम्हारे सामने दिल हार गई हूँ। अगर मैं मर्द होती तो तुमसे शादी की दरख्वास्त ज़रूर करती। इस बात पर सब हंसने लगे। गॉडफादर ने कहा, पता नहीं दूसरा तैयारा कब आएगा, 4-6 घंटे ज़रूर लगेंगे। आप मेरे बंगले में चलकर आराम करें, मैं तंजीम से मुतल्लिक चंद अहम बातें करना चाहता हूँ। वो एयरपोर्ट की इमारत से बाहर आए। उसकी निगरानी करने वाले 20 अफराद थे। वो सब मुख्तलिफ गाड़ियों में बैठ गए। अल्पा और गॉडफादर के लिए एक शानदार गाड़ी थी। वो दोनों पिछली सीट पर बैठ गए। अल्पा ने सोनिया से कहा, प्लीज़ मेरे साथ बैठो, तुम बहुत अच्छी लगती हो। सोनिया उसके पास आ गई। अल्पा ने कहा, मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ टेलीपैथी के सिलसिले में मसरूफ़ हो जाती हूँ। मेरी कोई दोस्त या सहेली नहीं है, कोई ऐसा साथी नहीं है जिसके साथ टेलीपैथी के बगैर वक्त गुजारूं। सोनिया ने कहा, मैं तुम्हें ख्याल ख्वानी के लिए नहीं कहूँगी, मुझसे खूब इधर उधर की बातें करो। गॉडफादर ने कहा, लेकिन मैं ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ। पाकिस्तान में हमारी खुफिया तंजीम को नुकसान पहुँचने वाला है, क्योंकि फरहाद की तमाम तवज्जो आजकल उस मुल्क पर है। अगर मुझे भी टेलीपैथी का सहारा मिल जाए तो। अल्पा ने कहा, प्लीज़ टेलीपैथी की बातें ना करें। इसराइली हुकाम और अकाबरीन से इस सिलसिले में गुफ्तगू करें। अगर उन्होंने पाकिस्तान के मामलात में दिलचस्पी लेने को कहा तो मैं खुद आपके काम आऊँगी। सोनिया ने कहा, बिल्कुल ठीक है, तुम इसी तरह लोगों को टाल दिया करोगी तो तुम्हें कोई ख्याल ख्वानी के लिए नहीं कहेगा। मैं तो यहाँ सिर्फ तफरीह करूँगी। रूस की सरहद से बाहर आकर यह नई और आज़ाद दुनिया मुझे जन्नत लगती है। उस वक्त जोजो पारस के पास गई हुई थी। सोनिया पारस के लिए अपनी गाड़ी एयरपोर्ट के पार्किंग एरिया में छोड़ कर आई थी। जोजो की रहनुमाई में पारस ने वो गाड़ी हासिल की थी और उसे ड्राइव करता हुआ गॉडफादर के बंगले की तरफ जा रहा था। जोजो ने पूछा, तुम पेरिस आए, मुझसे मुलाकात क्यों नहीं की? अंकल सलमान से पूछ लो, उन्होंने तनवीमी अमल के ज़रिए मेरी पिछली ज़िंदगी भुला दी थी। जब मेरी मौजूदा शख्सियत को बहाल किया गया तो तुमसे मुलाकात का वक्त ना रहा। इस फ्लाइट में ना आता तो अल्पा का सुराग ना मिलता। अब यहाँ से पाकिस्तान जाओगे और मैं इंतज़ार करती रहूँगी। तुम भी पाकिस्तान पहुँचो, वहाँ मुलाकात हो जाएगी। हमारा एक साथ जाना मुनासिब नहीं है। पता नहीं यहाँ अल्पा के मामले में हालात क्या रुख बदलने वाले हैं। ये तुम इतनी देर से बातें कर रही हो, वहाँ सिस्टर को तुम्हारी ज़रूरत होगी। क्या मुझे भगाना चाहते हो? जो काम के वक्त सिर्फ काम की बातें सोचो। तुम्हारी एक लम्हे की गैर हाजिरी से वहाँ की बाजी पलट जाएगी। अच्छी बात है, मैं जा रही हूँ, मगर याद रखो, अल्पा को हाथ भी लगाओगे तो मैं उसे मार डालूंगी। बेशक दुनिया की हर बीवी अपने शौहर को गुमराही से बचाती है। यही फ़र्ज़ अदा करने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया गया है। वो सोनिया के पास आई। सोनिया अल्पा के साथ गाड़ी से उतरकर बंगले के अंदर जा रही थी। उसने जोजो से पूछा, तुम कहाँ गई थी? पारस को गाड़ी के मुतालिक बताने गई थी। तुम ज़रा से काम में इतनी देर लगाओगी तो हमें नुकसान पहुँचता रहेगा।
अभी मैं तमाम रास्ते अल्पा के साथ बैठी हुई थी। तुम मौजूद होती तो मैं आसानी से उसके बदन में दवा इंजेक्ट कर देती। बंद कार में किसी को पता न चलता। गॉडफादर हमसे खौफजदा है, वो किसी से जिक्र ना करता। हमारे यहाँ पहुँचने तक तुम अल्पा के दिमाग में रहकर उसे संभाल लेती, दूसरों पर उसकी कमज़ोरी जाहिर ना होने देती। हाँ मामा, ऐसा हो सकता था, मुझसे गलती हो गई। अब मैं आपके पास रहूँगी। तुम गॉडफादर के दिमाग में रहो। 15 मिनट पहले कोई मेरे दिमाग में आया था। मैंने सांस रोक ली क्योंकि वो कोड वर्ड्स नहीं बता रहा था। मामा, वो कौन हो सकता है? ये अल्पा हो सकती है। मेरे चोर ख्यालात पढ़ना चाहती होगी। आपके सांस रोकने से ये शुबा कर रही होगी। हाँ, ऐसे ही वक्त मैंने तुम्हारा शिद्दत से इंतज़ार किया था। अल्पा को उसी वक्त कमज़ोर बना देना चाहिए था। बहरहाल मैं जल्दी कोई मौका निकालने की कोशिश कर रही हूँ। वो गॉडफादर के शानदार ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए थे। मुलाजिम विस्की का एक एक पैग सबके सामने पेश कर रहे थे। अल्पा और सोनिया ने पीने से इनकार किया। अल्पा ने उससे पूछा, तुम क्यों इनकार कर रही हो? मैं तो योगा की मशकें करती हूँ, इसलिए नहीं पीती। सोनिया ने कहा, मुझे डॉक्टर ने मना किया है। मैं मालूम करना चाहती हूँ कि डॉक्टर ने तुम्हें और क्या कुछ कहा है। मुझे अपने ख्यालात पढ़ने दो। सॉरी मिस अल्पा, मैंने टेलीपैथी जानने वालों को दूर रखने के लिए ही योगा में महारत हासिल की। मैं अपने ज़ाती मामलात किसी को नहीं बताती। अल्पा ने कहा, और मेरी आदत है कि मैं जबरन दिमागों में सुरंग बना लेती हूँ। उसने इशारा किया। चारों तरफ खड़े हुए मुहावजों ने अपनी गनों का रुख सोनिया की तरफ कर दिया। जोजो ने फौरन ही सलमान, सुल्ताना, लैला और रसवंती को खतरे से आगाह किया। सलमान तैयारे में जितने मुहावजों तक पहुंच सकता था, सुल्ताना, लैला और रसवंती को उनके अंदर पहुंचाकर सोनिया से बोला, हम सब तैयार हैं। सोनिया ने उन्हें बातों में लगा रखा था और अल्पा कह रही थी, मैं यकीन से कहती हूँ तुम्हारा ताल्लुक फरहाद की फैमिली से है। अभी एक गोली तुम्हें जख्मी करेगी और तुम्हारे दिमाग का दरवाज़ा मेरे लिए खुल जाएगा। अल्पा, ऐसे तो तुम्हारे दिमाग का भी दरवाज़ा खुल सकता है। फिर सोनिया ने हाथ उठाकर एक चुटकी बजाते हुए कहा, खुल जा सिम सिम। सोनिया की पुश्त पर 5 ख्याल ख्वानी करने वाले थे। पांचों ने 5 मुसल्ला गार्ड्स के दिमागों पर कब्जा जमाकर अचानक फायरिंग शुरू कर दी। देखते ही देखते अल्पा के 15 मुहाफिज फायरिंग की जद में आकर हलाक हो गए। अल्पा खतरा महसूस करते ही उछलकर खिड़की के पास आई। फिर उसने बाहर छलांग लगाई। बाहर पारस फायरिंग कर रहा था। गॉडफादर के सिक्योरिटी गार्ड्स गोलियां खा रहे थे या जाने बचाकर कहीं छुपने जा रहे थे। अल्पा के पास ये समझने का वक्त नहीं था कि उनमें से कौन उसके मेज़बान गॉडफादर का आदमी है। उसे तो पारस ही मेहरबान और मददगार नजर आया, क्योंकि उसने तेजी से गाड़ी लाकर उसके करीब रोक दी थी। अगली सीट का दरवाज़ा खुलते ही वो बैठ गई और दरवाजे को बंद करके सीट के नीचे हो गई, क्योंकि फायरिंग जारी थी। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ गई। जब अंदर खतरा हो तो बाहर भागना ही पड़ता है। अल्पा ने इतना ही देखा था कि वो गॉडफादर के और अपने हिफाजती इंतजामात के बावजूद वहाँ महफूज नहीं है। उसकी आंखों के सामने अपने ही आदमी एक के बाद एक मर रहे थे। उसे अपनी मौत भी नजर आ रही थी। उसने पारस को देखकर इत्मीनान की सांस ली, फिर बोली, तुमने बड़ी फुर्ती और होशियारी दिखाई है। ज़रा भी देर करते तो मैं भी मारी जाती। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कौन हो तुम? वो बोला, पूछने की क्या ज़रूरत है, मेरे ख्यालात पढ़ लो। वो उसके अंदर आई। उसने सांस नहीं रोकी। ज़रा देर बाद ही वो चीख कर बोली, नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम पारस नहीं हो। मैंने इसलिए ज़ुबान से नहीं कहा था, कहता तो तुम्हें यकीन ना आता। तुम मेरे चोर ख्यालात पढ़ना चाहती? बड़ी मुश्किल है। चोर ख्यालात पढ़कर भी मेरी असलियत से इनकार कर रही हो। उसने फिर दिमाग में जाना चाहा। पारस ने सांस रोककर उसे कनखियों से मुस्कुरा कर देखा। वो बोली, मुझे आने दो। पहले तुम अनजान थी इसलिए आने दिया था, अब पुरानी जान पहचान ताज़ा हो गई है, ऐसे में दुश्मन बनकर ही आओगी। उसने घूर कर उसे देखा, फिर मुंह घुमाकर विंडस्क्रीन के पार देखने लगी। पारस ने कहा, अच्छा, तो ख्याल ख्वानी के ज़रिए अपने चमचों को बता रही हो कि कहाँ आप फंसी हो और कहाँ से गुजर रही हो। वो जवाब नहीं दे रही थी, खला में तक रही थी। पारस ने उसके हाथ पर हाथ रखकर अंगूठी की खुफिया सुई चबो दी। वो एकदम से घबरा कर दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। उसका दिल बुरी तरह से धड़क रहा था और वो कमज़ोरी महसूस कर रही थी। सीट की पुश्त से टेक लगाकर सर घुमाकर पारस को देख रही थी। आह, ये वही है जिससे बचाने के लिए मास्क मैन और उसके मुल्क वालों ने तमाम हरबे इस्तेमाल कर लिए। इसराइली अकाबरीन ने हिफाजती इंतजामात की इंतहा कर दी। अगर ऐसे मुस्तहकम इंतजामात शैतान से बचने के लिए किए जाते तो वो बच जाती, मगर ये पारस है क्या चीज़, शैतान से भी आगे है। इसे खुफिया मंसूबों का इल्म कैसे हो जाता है?
इसे कैसे मालूम हो गया कि मैं मॉस्को से फरार होकर फलां तैयारे में तिल अबीब जा रही हूँ? नहीं नहीं, ये लोग सिर्फ टेलीपैथी नहीं जानते, काला जादू भी करते हैं। वो सोच रही थी और दुआ मांग रही थी, ए खुदावंदे यहूद, फरहाद का खुदा उसे हर आफत से बचाता है। इस बार तू भी मुझे पारस से निजात दिला दे ताकि मैं भी फ़ख्र से कह सकूं कि हम यहूदियों का भी खुदा है और वो हमारी सुनता है। दूसरी तरफ गॉड फादर को भी खुदा याद आ रहा था। उसके बंगले के अहाते में इजाज़त के बगैर कोई कदम नहीं रख सकता था। आज सोनिया ने उसके बंगले की ईंट से ईंट बजा दी थी। जो सिक्योरिटी गार्ड जिंदा रह गए थे उन्होंने अपने हथियार फेंक दिए थे, क्योंकि उनका गॉड फादर 5 गनमैन के नरगे में था। वो 5 बज़ाहिर अल्पा के साथ आने वाले मुहाफिज थे, लेकिन 5 ख्याल ख्वानी करने वालों के कंट्रोल में थे। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बनें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।